हेलो दोस्तों, अशोका आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता ही है कि हम जो है अभ्यास सीरीज के माध्यम से पीवाईक्यू के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो पीवाईक्यू मेंस के पीवाईक्यू, ठीक है। और एक हमारी प्रैक्टिस सीरीज चलती थी, तो अभी हमने उसको रोक रखा है। पीसीएस का एग्जाम हो जाता है तो मैं उसको भी यथासंभव आरंभ करा दूंगा, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पर चेंजमेंट दिखा होगा आपको कि ये डे 23 लिखा हुआ है और ये 1040 लिखा हुआ है। तो 1040 क्यों लिखा हुआ है? तो 1040 का मतलब ये है कि 2013 से लेकर के 2025 तक के हम सारे प्रश्न यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक। अगर 25 से पहले ये कार्यक्रम पूरा हो जाएगा, कोशिश तो मेरी यही है कि जो है 2025 तक ये पूरा हो जाए, मतलब 2026 के पेपर से पहले। अगर 2000 मेंस के पहले तो हो ही जाएगा, ठीक है। 2023-26 का 2026 का मेंस होगा, उससे पहले मैं पूरे प्रश्न करा दूंगा। बस ये है कि थोड़ा सा दोस्तों अभी हमारे पास टीम नहीं है, छोटी सी कक्षा है, मतलब छोटा सा रूम है, उसी पर हम ये सब टेक्निकल चीजें लगा करके आपको पढ़ा रहे हैं। और हम 2 लोग हैं टीम में, तो हम 2 लोग ही मिलकर के ये सारा काम कर रहे हैं, ठीक है। बाकी हमारा जो है किसी संस्थान से हम जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ा संस्थान तो वो भी नहीं है, लेकिन छोटा संस्थान है, लेकिन वहां से हम जुड़े हैं, तो उनके लिए भी हमें काम करना होता है, ठीक है। उसके साथ साथ हम यूट्यूब पर भी आपके लिए मेहनत करते हैं। तो ये जो है खैर वो अलग चीज है, छोड़िए उसको। 1040 प्रश्न का मतलब ये है कि 1040 मतलब 2013 से लेकर के अभी तक जितने प्रश्न आए, तो प्रतिवर्ष लगभग 20 प्रश्न मेंस में आते हैं। तो 2013 से लेकर 2025 तक 13 वर्ष हो गए। 13 वर्ष इंटू 20 कर दो, आपका आ जाएगा। सॉरी, मतलब प्रतिवर्ष एक सब्जेक्ट में 20 आते हैं, मतलब 4 पेपर हो गए, इसका मतलब 80 हो गए पेपर। तो 80 यहाँ पर 13 इंटू 80 करोगे तो 1040 आपका आ जाएगा, ठीक। 1040, तो 1040 प्रश्नों की श्रृंखला पूरी हम कराएंगे। और प्रैक्टिस सीरीज का मतलब क्या है? प्रैक्टिस सीरीज में हम क्या करेंगे कि लगभग 1000 क्वेश्चनों के माध्यम से आपका सारा सिलेबस कवर कराएंगे, ठीक है। तो सारा सिलेबस 1000 प्रश्नों के माध्यम से प्रैक्टिस भी हो जाएगी और लगभग 360 डिग्री में आपका पूरा कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आपको केवल एक प्रयास अपने स्तर से करना है कि जीएस का जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बस आप उसको पढ़ते रहिए और यहाँ से प्रैक्टिस करिए, ठीक। इसके बाद हम प्री पर भी फोकस करेंगे। देखिए हमारे पास टीम नहीं है, तो मैं ज्यादा बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर करने से बचूंगा, क्योंकि फिर वो चीजें मैं अभी उद्घोषणा कर दूं और बाद में वो काम ना हो पाए तो फिर उससे क्या होगा कि दिक्कत होगी। बाकी हमारे पास टीम होगी तो मैं आपको 101% ऑथेंटिक चीजें, ऑथेंटिक तो अभी भी दे रहा हूँ, प्रमाणिक चीजें ही दे रहा हूँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं टीम अगर होगी तो मैं आपको कम से कम चीज दे करके और ज्यादा से ज्यादा उसका आउटपुट निकालने की कोशिश करूं। मतलब इनपुट आपको इतना कम दूं और उसका आउटपुट क्या हो जाए, 100% हो जाए। आउटपुट क्या हो जाए, 100% हो जाए, ठीक। तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो आप चलते हैं, बातें हो जाती हैं, लेकिन ये बातें थोड़ी सी बतानी पड़ती हैं। अब एक आध कक्षा छूट रही हो, बीच बीच में कम हो गई हो, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज करना। बाकी 12 अक्टूबर के पेपर के बाद हम निरंतर क्लास दो क्लास प्रैक्टिस में, मतलब 2 प्रश्न और अभ्यास सीरीज निरंतर जो चल रहा है वो चलेगा, ठीक। तो ये हम सीधे प्रश्न पे आते हैं। देखिए सिलेबस, हमारी रणनीति का सर्वप्रथम हिस्सा सिलेबस होता है, तो हमने सिलेबस यहाँ लगा रखा है। और ये GS3 आपदा प्रबंधन GS3 में आता है, तो GS3 की चर्चा यहाँ पर हम करेंगे, ठीक है। GS3, तो GS3 में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? तो मुख्य सब्जेक्ट यहाँ ऊपर लिख दिया है कि टेक्नोलॉजी आती है, मतलब प्रौद्योगिकी आती है, साइंस टेक जिसको बोलते हैं। फिर आर्थिक विकास मतलब इकोनॉमी आती है, ठीक है। जैव विविधता और पर्यावरण मतलब एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी आता है, ठीक। बायोडाइवर्सिटी वगैरह इसको बोल देते हैं, एनवायरमेंट का पार्ट ही है, ठीक, एनवायरमेंट का ही पार्ट है। फिर उसका इंटरनल सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा लिखा हुआ है, इसमें इंटरनल सिक्योरिटी आती है। और हमारा आपदा प्रबंधन, जिसकी हम अभी चर्चा करेंगे। बाकी ये विषय अभी हमारे पास चर्चा करने का नहीं है, जैसे जैसे प्रश्न आगे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे इन प्रश्नों की भी चर्चा करते चले जाएंगे, ठीक। तो आपदा प्रबंधन की अभी हमको चर्चा करनी है, तो अभी शुरू के जो 10 पॉइंट है ये इकोनॉमी से संबंधित है, तो इसकी चर्चा अभी हमें करनी नहीं है, ठीक है। और ये जो 11, 12 और 13 जो है ये आपका साइंस टेक से है, साइंस टेक से, तो हम इसकी भी चर्चा नहीं करेंगे, ठीक। ये मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि नया भर्ती होते हैं, डेली मुझे बताना पड़ता है और बताऊंगा भी, क्योंकि भाई कोई अगर कक्षा का पार्ट होते, आप क्लास का पार्ट होते, तो मैं एक बार सूचित कर देता कि आप पीछे जाके देख लो, लेकिन जो नया बच्चा है उसको तो बताना ही पड़ता है। फिर उसके संरक्षण और ये पर्यावरण से संबंधित हो गया आपका, ठीक है। ये पार्ट बड़ा, जो सिलेबस में चीजें लिखी हुई हैं उसी से डायरेक्ट प्रश्न आते हैं, ये हमेशा याद रखना। और जो चीजें नहीं है वो उसके लिए पीवाईक्यू पे जाइए, वही पीवाईक्यू से घूम घूम के प्रश्न आते हैं, ठीक है। बादल फटने के प्रश्न मैंने चर्चा किया, वो कई बार रिपीट हुआ, अभी देखना 2026 में भी रिपीट होगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें आगे मैं बताता रहूंगा। तो हम यहाँ पर आपदा प्रबंधन की चर्चा करेंगे। आपदा प्रबंधन की इसीलिए मैंने अलग कलर से हाईलाइट कर दिया है। फिर 16, 17, 18, 19 और 20 ये विषय आपके इंटरनल सिक्योरिटी से हैं, तो इसको भी मैं बाद में चर्चा करेंगे। तो अभी हम चलते हैं आपदा प्रबंधन पे। ये लिखा हुआ आपदा प्रबंधन, इसका प्रश्न हमने आपको चर्चा करने के लिए, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए दिया था, ये 2019 का प्रश्न है, ठीक है।
हमने दिया था। ऐसे ही जो है आगे भी हम प्रश्न दे रहे हैं ये। तो ये 2019 का प्रश्न है डे 24 के लिए, मतलब कल आप जो मैं आपको डिस्कस कराऊंगा वो डे 24 होगा। तो आपको अभी जाकर के इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, पॉज करके इस प्रश्न को लिखिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। बाकी अभी मैं जो प्रश्न आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं इस पर आप जो है ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न को हम पहले पढ़ते हैं। प्रश्न सर्वप्रथम किसी भी यूपीएससी का जो भी प्रश्न हो पहले उसको ध्यान से प्रश्न को पढ़िए। भले आप लिख ना पा रहे हो, आप 2-4-5 दिन बिल्कुल मत लिखिए, केवल आप प्रश्न को डेली पढ़िए। डेली जो 2-4 प्रश्न डेली पढ़िए और उसको समझने का प्रयास करिए। पढ़ना ही नहीं है, समझना है। और जब आप पढ़ेंगे तो आप जब कोई जीएस का सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे तो वहां भी आपको हेल्प मिलेगी कि ये प्रश्न इससे संबंधित आ चुका है, तो ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो यहाँ पर लिखा किसी भी आपदा प्रबंधन प्रक्रम मतलब प्रोसेस में, ठीक है। आपदा प्रबंधन के जो है डिजास्टर मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है उसमें आपदा तैयारी मतलब कि डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, यहाँ पर इंग्लिश में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा। ये देखिए लिखा है डिजास्टर मैनेजमेंट पहला कदम होता है। मतलब कि जैसे ये आपदा है, मान लो ये भूकंप आया, ठीक। तो भूकंप आपको हर साल कोई ना कोई क्षेत्र में आता रहता है, प्रतिवर्ष कहीं ना कोई क्षेत्र में। मान लो हिमालय क्षेत्र है ये, ठीक है आपका, मान लो ये आपका है यहाँ पर, मान लो, ठीक है, ये हिमालय क्षेत्र है, ठीक। अब हिमालय क्षेत्र में भूकंप मान लो यहाँ पर आते रहते हैं, ठीक है। तो आपको पहले से पता है कि यहाँ पर भूकंप आता है, तो हम इसको जो है एक जोन बना करके, ठीक है, यहाँ पर मानचित्रण कर ले कि इस जगह पर भूकंप आते हैं। तो वहां पर पहले से ही आपको मतलब कि आपदा जोखिम मतलब ना हो, आपदा ना हो आए, या मतलब आपदा आती है तो आपको पहले से तैयार रहना। उसके लिए पहला कदम यहाँ पर लिखा ना, आपदा तैयारी पहला कदम होता है। भूस्खलन के मामले में, अब भूस्खलन आ गया, स्पेशल बोल दिया, आपदा की तैयारी तो करनी। अब आपदा में कई सारी आपदाएं होती हैं, ठीक है, उसमें से केवल भूस्खलन की बात कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पर भूस्खलन पर हम चर्चा करेंगे केवल, ठीक। ऐसे तो बहुत सारी आपदाएं, भूकंप है, सूखा है, बाढ़ है, ठीक है, इस तरह से चक्रवात है, सुनामी है, इस तरह के भूकंप कई सारे हैं। तो ये 3-4 जो है जो आपदाएं, इनके बारे में भी आप अलग अलग से पढ़ लेना। हालांकि ये करंट बेस्ड है, तो जैसे बादल फटने की घटना है तो बादल फटने की घटना में हमको बाढ़ से संबंधित प्रश्न पढ़ना है। और शहरी बाढ़ के बारे में आपको ध्यान रखना है। प्रतिवर्ष इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है लगभग हर 1-2 साल के अंतर में, ठीक है। तो भूस्खलनों के मामले में स्पष्ट कीजिए कि संकट अनुक्षेत्र मानचित्रण, अब हिंदी में अनुक्षेत्र लिख दिया। इसका मतलब है कि जहां पर वो आपदाएं आती हैं उन क्षेत्रों का हम क्या कर लें, मानचित्रण मतलब मैपिंग कर लें, ठीक। मैपिंग करके किस प्रकार आपदा अल्पीकरण में मदद करेगा। अगर मानचित्रण हम अगर कर लें तो वो आपदा को कम करने में कैसे मदद करेगा, सिर्फ इतना ही लिखना है। तो आपको सिर्फ क्या लिखना है, सिंपल थी जो है, जो बच्चे पहले से तैयार हैं, मतलब पहले से मेंस वगैरह लिख चुके हैं, तो उनके लिए मैं क्या करता हूं कि हम क्या कर देते हैं कि उनके लिए हम पहले से ही 1-2 मैप मतलब वो मैं जो है क्या कर दूंगा, इसमें आपको फ्रेमिंग बना दूंगा, फ्रेमिंग बता दूंगा। तो आप जो बच्चे पहले से प्रैक्टिस कर चुके हो फ्रेमिंग करके जा सकते हैं, ठीक। और जो बिगनर है उनको पूरा प्रश्न देखना चाहिए, मेरी सलाह है। बाकी आप लोग क्या करते हैं आपका विषय, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या यहाँ पर दिया है प्रश्न कि आपदा प्रबंधन प्रक्रम में आपदा तैयारी पहला कदम है। तो हम पहले क्या लिखेंगे कि इसकी भूमिका लिखेंगे। तो आपदा तैयारी पहला कदम है, इसकी थोड़ा सा हमने चर्चा कर दी, ठीक। आपदा तैयारी के बारे में तो कोई रिपोर्ट उठा सकते हो, जैसे यहाँ पर मैंने क्या दिया है, यूएनडीआरआर की 2023 की ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट 2023 का हवाला दे दिया, ठीक है। इसकी पूरी बात कर दी कि आपदा तैयारी पहला कदम होता है, ये आपदा पूर्व वगैरह ऐसा हम कर लेते हैं तो आपदाओं को कहीं ना कहीं कम करने का पूर्णतः प्रयास हो जाएगा। फिर दूसरा, फिर भूमिका में ही या नीचे आप थोड़ा सा ये डाल सकते हो कि भूस्खलन क्या होता है, ठीक। या पहले भूस्खलन से स्टार्ट कर लो, बाद में ये रिपोर्ट को चर्चा कर दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने जैसे लिखा मैं आपको बता रहा हूं कि भूस्खलन के बारे में लिख दो कि भूस्खलन क्या है। तो वृहद क्षरण के माध्यम से, आप जानते हो भू संचलन जो होता है उसमें वृहद क्षरण होता है। वृहद क्षरण में क्या होता है कि मान लो ये पर्वत है, ठीक है, ये पर्वत में कोई क्षेत्र है, मान लो चट्टान है, ये वृहद क्षरण गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आ जाती है चट्टानें, इन्हीं को भूस्खलन कहते हैं। तो हमने इसकी चर्चा पहले भी मैंने वीडियो बना करके कहां पर करी है, यूट्यूब में पड़ी हुई है, आप जाकर के भू संचलन देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपने भूस्खलन के बारे में थोड़ा सा बताया कि वृहद क्षरण के माध्यम से चट्टानें टूट करके गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से नीचे आ जाती हैं, ऐसा कुछ लिख करके उन्हें भूस्खलन कहते हैं। और इससे कई सारी जनहानि या आपदा आने की संभावना बनी रहती है, आपदाएं होती हैं, ठीक, ऐसा लिख दिया। फिर आपको क्या करना है कि इसकी जोनिंग, आप क्या प्रश्न पूछ रहा है कि अल्पीकरण, इस क्षेत्र का मानचित्रण करके आपदा अल्पीकरण में मदद कैसे करेगा। तो हमको पहले लिखना क्या है, मुख्य भाग में क्या लिखना है, मुख्य भाग में हमको लिख देना है कि आपदा मानचित्रण या मानचित्रण करके आपदा जोखिम या आपदा अल्पीकरण कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आपदा अल्पीकरण हेडिंग डाल दी, आपदा अल्पीकरण का प्रयास, ठीक। अब आपदा अल्पीकरण में कैसे, मानचित्र
मतलब संकट क्षेत्र का मानचित्रण कर लेना, जहां पर भूकंप आता है, भूस्खलन आता है, वहां का हम क्या कर ले, मानचित्रण कर ले। ठीक है, मैं पूरा लिखूंगा नहीं, सिर्फ आपको बता दे रहा हूँ। ठीक, मान लिख दिया, मानचित्रण समझ गए। फिर आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली, आपदा पूर्व, यहाँ पूर्व लिख दिया। आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली जैसे कि GIS, ग्लोबल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो होता है ना, GSI, और NDMA जो गाइडलाइन देता है, NDMA हमें बताता है कौन कौन से क्षेत्र आपदा प्रबंधन की दृष्टि से मतलब कि महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तो वहां उनकी जो जोखिम कर लेना और आपदा से पूर्व उनके लिए चेतावनी जारी कर देना। ठीक है, और जो आपके निर्माण कार्य होते हैं पर्वतों पर ही ज्यादातर भूस्खलन आता है, तो जो निर्माण कार्य होते हैं उन पर क्या किया जाए, GSI और NDMA की गाइडलाइन के अनुसार ही वहां पर निर्माण कराया जाए, और वहां पर उन क्षेत्रों पर बसने से लोगों को सीमित किया जाए, मतलब सुरक्षित ही, हर जगह ना बसाया जाए, सुरक्षित क्षेत्रों में ही सीमित करने का प्रयास किया जाए। इस तरह से 2-4 पॉइंट डाल दोगे, फिर जो है आप निष्कर्ष छोटा सा लिख सकते हो। निष्कर्ष की क्या करोगे, पॉजिटिव दृश्य में, कि हम अगर मानचित्रण कर लें तो आपदा के प्रभाव को कहीं ना कहीं कम करने का प्रयास किया जा सकता है, आप आपदा जोखिम न्यूनीकरण का प्रयास किया जा सकता है। इस तरह से डाल करके छोटा सा निष्कर्ष डाल देना है कि अतः हम इस प्रकार का प्रयास करते हैं जिससे आपदा मानचित्रण से क्या हो जाएगा, आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सकता है। ठीक, सेंडाई फ्रेमवर्क NDMA की गाइडलाइन के अनुसार आपदा पूर्व प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक, इस तरह से आप डाल करके 2-4 पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, तो आप सीधे हम प्रश्न पर आते हैं। आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो ये प्रश्न मैं दोबारा पढ़ूंगा नहीं, आप लोग पॉज करके इस प्रश्न को पढ़िए। मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ। संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय UNDRR की 2023 ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार, ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट 2023 के अनुसार आपदा तीव्रता मतलब आपदा जो आती को कम करने के लिए आपदा पूर्व तैयारी और पूर्वानुमान सबसे प्रभावी उपाय है। देखिए, हमने सिंपल भाषा में इस लाइन का जवाब दे दिया कि आपदा पूर्व प्रबंधन या आपदा प्रबंधन प्रक्रम में आपदा तैयारी पहला कदम है। तो इसकी बात मैंने हल्की सी कर दी। फिर तुरंत मैंने भाई दूसरा क्या पूछा है कि भूस्खलन के मामले में स्पष्ट कीजिए कि मानचित्रण, संकट क्षेत्र में मानचित्रण किस प्रकार आपदा न्यूनीकरण में मदद करेगा। तो पहले हमने भूस्खलन के बारे में थोड़ा सा बता देना कि भूस्खलन होता क्या है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि भूस्खलन वह क्षरण से संबंधित पर्वतीय क्षेत्रों में घटित होने वाली घटना है जिसमें भूखंड या चट्टान के टुकड़े ढाल के सहारे या गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। भाई ये पर्वत है मान लो, तो यहाँ पर टूटेगी कोई चट्टान तो ये नीचे ऐसे खिसक करके आएगी। ठीक है, और यहाँ पर जो लोग बसे होते हैं उनके लिए खतरा उत्पन्न कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैंने यहाँ से उत्तर की शुरुआत होती है। मैंने क्या लिखा, NDMA रिपोर्ट 2020। देखिए, जो GS मैंने कई बार बताया, GS2 और GS3 जो होता है उसमें आप रिपोर्ट से प्रश्नों को, या कोई डाटा है, रिपोर्ट है, ठीक है, उससे प्रश्नों को आरंभ करने का प्रयास किया करिए, आरंभ कर सकते हो। ठीक, या कोई मान लो आपदा है तो उस आपदा की परिभाषा से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक, इस तरह से, या कोई रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट का डाटा लेकर के स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वैसे ही NDMA रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में लगभग 12.6, या आप सीधे यहाँ पर 13 भी डाल सकते हो, 12 मोटा क्षेत्र भूस्खलन प्रवण है, मतलब भूस्खलन के लिए मतलब कि गंभीर क्षेत्र है, जिसमें हिमालय क्षेत्र, अब भूस्खलन कहाँ कहाँ आते हैं उनका मैंने डाल दी, हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर राज्य। ठीक है, ऐसे में इन संकट प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्रण करना आपदा तैयारी मतलब आपदा पूर्व तैयारी और आपदा जोखिम और जोखिम न्यूनीकरण की दिशा में वैज्ञानिक और नीतिगत आधार प्रदान करेगा। ठीक है, अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो वो क्या करेगा, हमारे लिए पहले से नीति बनाने में, रूल्स बनाने में कहीं ना कहीं क्या करेगा, अच्छा वैज्ञानिक विकल्प हमें दे सकता है। तो इस तरह से आप इसकी शुरुआत कर सकते हो। फिर मैंने क्या किया, अब आप हाल का उदाहरण, अभी कल शायद दार्जिलिंग में जो है भूस्खलन की घटना हुई है, तो आप जैसे मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, तो आप चाहो तो यहाँ उदाहरण के रूप में हाल में आई हुई घटनाओं के बारे में भी जिक्र कर सकते हो। ठीक, मैंने नहीं डाला है लेकिन आप डाल सकते हो। ठीक, फिर मैंने GSI जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार प्रभावित क्षेत्र, तो मैंने यहाँ पर मैप बनाया, आप देखिए भूगोल में, और थर्ड पेपर में आप आपदा प्रबंधन पर्यावरण, ठीक, इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक, में आप जो है मैप बना करके दर्शा सकते हो। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो हिमालय क्षेत्र में आपने ये डाल दिया, पश्चिमी घाट में आपने ये डाल दिया, और पूर्वी घाट में यहाँ का थोड़ा सा क्षेत्र है तो इसको मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। बाकी पूर्वोत्तर राज्य में ये घटनाएं होती ज्यादातर, तो वहां मैंने डाल दिया। अभी पिछली बार इधर पश्चिमी घाट में भी वायनाड शायद क्षेत्र था, मुझे कंफर्म नहीं है, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, वायनाड क्षेत्र में भूस्खलन की घटना देखने को मिली थी, आप उसका भी जिक्र कर सकते थे। ठीक, तो मैंने इतना इसको बताया। फिर इसके बाद क्या किया, इसके बाद नीचे फिर लिखते हैं हम, नीचे मैंने क्या लिखा, भूस्खलन अल्पीकरण के प्रयास। अब यहां पर आप इसको मानचित्रण भी लिख सकते हो, मैंने लिखा नहीं, मानचित्रण के माध्यम से भूस्खलन अल्पीकरण के प्रयास। तो इसमें पहला प्रयास जोखिम पहचान, मैपिंग संकट क्षेत्र का जो है, मान लो कि ये हिमालय क्षेत्र है तो हिमालय क्षेत्र की पहले से मैपिंग कर ले कि यहाँ भूकंप या भूस्खलन आता है। ठीक, फिर भूमि उपयोग नियोजन की मानचित्रण से निर्माण कार्य जैसे सड़क
परियोजनाओं और बस्ती नियोजन को सुरक्षित क्षेत्रों में सीमित करना, मतलब जो सुरक्षित भूस्खलन की दृष्टि से जो सुरक्षित क्षेत्र हैं वहीं पर ही बस्ती बसाई जाए, फालतू जहां पर भूस्खलन प्रतिवर्ष आते हैं वहां पर से हमें बचना चाहिए। फिर तीसरा क्या है, इसरो और जीएसआई। इसरो हमारा जो है सैटेलाइट के माध्यम से हमें सूचना देगा, और जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डेटा के आधार पर भूस्खलन पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करने में मदद मिलती है हमें। ठीक, फिर उसके बाद चौथा पॉइंट मैंने डाल दिया, स्थानीय क्षमता निर्माण। अब ये चीज देखिए, ये पॉइंट वही है, क्योंकि भाई देखिए आपदा की अगर बात करोगे तो 2-4 पॉइंट आपके मेन होते हैं, जैसे कि क्षमता निर्माण, ठीक, स्थानीय क्षमता निर्माण या ग्राम, ये शहरी क्षेत्र में जहां पर आपदा आएगी वहां के समुदाय आधारित तंत्र को मतलब कि विकसित करना पहले से ही। फिर दूसरा क्या होता है, आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली। आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली उसमें जो है कि किसका इसरो का नाम ले सकते हो, जीएसआई का नाम ले सकते हो, ठीक, और जीआईएस जो जीपीएस का मदद ले सकते हो, यहां पर जीपीएस लिख सकते हो, जीपीएस की मदद ले करके हम आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली को लागू करें। ठीक है, ये सब चीजें 2-4 पॉइंट इसी तरह से, और 2-4 पॉइंट आप याद करोगे तो 2-4 पॉइंट और आपके दिमाग में आ जाएंगे। ठीक है, उनकी बात आप कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि आप स्थानीय क्षमता निर्माण, तो मानचित्रों से ग्राम स्तर पर लोगों को जोखिम क्षेत्रों की समझ मिलती है, जिससे वे स्वतः सुरक्षा उपाय अपनाते हैं। अब जैसे आपने जोनिंग कर ली, अब इसको जो जारी कर दिया ये नेट के द्वारा आपके मोबाइल पर आ गया। ठीक है, अब जो वहां पर लोग रहते हैं तो उनको ये जो है क्षेत्र पता चल जाएंगे, यहाँ पर आपदा है, तो वो वहां से हट करके कहीं और अपना जो है रह सकते हैं। इससे क्या हुआ कि आपदा के जोखिम को हम कहीं ना कहीं कम करने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक, फिर निष्कर्ष में मैंने क्या डाला, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपदा पूर्व तैयारी और संकट अनुक्षेत्र मानचित्रण आपदाओं से होने वाली क्षति को न्यूनीकृत करने का सबसे प्रभावी उपाय है। मैंने डाल दिया अपनी तरफ से। फिर एनडीएमए की भूस्खलन आपदा मानचित्रण 2020 और सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से 2030। सेंडाई फ्रेमवर्क कब से कब तक काम करेगा, 2015 से लेकर के 30 तक का, मतलब 15 साल। दोनों तैयारी और जोखिम न्यूनीकरण पर बल देते हैं। कौन? एनडीएमए के भूस्खलन आपदा मानचित्रण और सेंडाई फ्रेमवर्क। अतः मानचित्रण न केवल आपदा के प्रभाव को घटाते हैं बल्कि बिल्ड बैक बेटर दृष्टिकोण को भी सशक्त करता है। ठीक, ये मैंने जो है आपको निष्कर्ष में ये बात लिख करके आपको दे दी। इस तरह से आप प्रश्न लिखोगे तो आपको आराम से जो है 10 में से, अब ये तो 250 शब्द का था प्रश्न, तो इसमें 15 नंबर का है, तो आपको इसमें 8 नंबर से 9 नंबर तक की आराम से जो है मिल जाएगा नंबर। ठीक, 8 से 9 नंबर आपको आराम से मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रयास करोगे तो अच्छा उत्तर लिख सकते हो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। कल आपको प्रैक्टिस के लिए ये प्रश्न करना है, तो आप इसको जो है पॉज करके प्रश्न को पढ़ लेना, इसकी प्रैक्टिस करना। ये डे 24 का है। ठीक, और बिल्कुल भी निश्चिंत होकर के, 2019 का है प्रश्न, और डे कौन सा है, 24 है, यहाँ लिखा भी हुआ है, दोबारा मैं लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये चीजें आप करोगे तो आराम से जो है प्रश्नों को हल कर पाओगे, मेंस में आपके बेहतर नंबर आएंगे। ठीक, तो पॉइंट बाय पॉइंट मैं तो लिखाता हूँ, इस तरह से प्रैक्टिस करते रहोगे तो आराम से जो है मेंस क्वालिफाई कर जाओगे, आराम से इंटरव्यू दो, बन गए आईएएस। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए, और मैं ऐसे पे भी बहुत जल्दी जो है प्रश्न लेकर के आऊंगा, ऐसे के भी प्रश्न अभ्यास कराऊंगा। बाकी 1040 प्रश्नों के माध्यम से आपका पूरा PYQ कवर हो जाएगा 13 सालों का। ठीक, तो यहीं तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।